दोस्तों, कैसी लग रही है पहली जवानी नावल की एपिसोड? कमेंट में लाजमी बताएं। आपको दिन वाली एपिसोड भी जल्दी मिलने वाली है और नावल भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट दिखाओ। चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। मुझे अपने साथियों से बिछड़े 4 से 5 दिन हो गए हैं। अगर सूफी को मेरे साथियों की वापसी का इल्म हो गया तो इसने लाजमी बिलवीर सिंह से मेरे बारे में पूछा होगा। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में बिलवीर सिंह ने सूफी को क्या जवाब दिया होगा? मैं तो इस बेफिक्री से गोरी के साथ गुपशप में मगन था कि अभी एक रात ही गुजरी है, अभी तो मेरे साथियों को भी मेरी जान से ज्यादा फिक्र नहीं होगी। और सूफी को तो फिर मैं 4-5 दिन का कहकर आया था। इसलिए मैं चंडीगढ़ जाते ही वहां से हरियाणा की बस में सवार होकर हरियाणा की तरफ रवाना हो जाऊंगा और वहां पहुंचकर साथियों को सरप्राइज दूंगा। और फिर साथियों के हमरा हरियाणा से अमृतसर की हवेली में मौजूद अपने सूफी के पास पहुंच जाऊंगा। क्योंकि जिस बस में मैं सवार था इसका रूट हरियाणा की तरफ से नहीं था, वरना मैंने चंडीगढ़ जाने का सोचा भी नहीं था। मगर यहाँ तो सारी कहानी ही उल्टी हो गई थी। गोरी की बात सुनकर मेरी कैफियत बदल गई थी। अजीब सी बेचैनी और वसवसों ने मुझे घेर लिया था। 4-5 दिन का मतलब मैं इतने दिन बेहोशी की हालत में रहा था और मुझे इस चीज का एहसास तक नहीं हुआ। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र सूफी की हो रही थी कि अगर जहाजेब लोग मुझे छोड़कर वापस अमृतसर पहुंच गए और वहां पहुंचते ही अगर सूफी को मेरे साथियों की वापसी का इल्म हो गया तो उसने सबसे मेरे बारे में ही पूछना है और मेरी वापसी को ना पाकर इस पर ना जाने क्या बैठ रही होगी। उन्हीं सोचों में गुम अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना चंडीगढ़ पहुंचते ही सबसे पहले बिलवीर सिंह के चचा जरनैल सिंह की कोठी पर कॉल करके उनको अपनी खैरियत का बता दूं और उनसे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि मेरे साथी अभी वहां ही हैं या फिर अमृतसर रवाना हो गए हैं। मैं जहन पर जोर डालकर उनके घर का नंबर याद करने लगा, क्योंकि रवानगी से कबल जब सबको जरूरी इकदामात की हिदायत दी जा रही थी तो जरनैल सिंह ने घर का नंबर भी सबको दिया था कि अगर वापसी में रात के अंधेरे में कोई साथी बिछड़ जाए और इसे कोठी के बारे में मालूम न पड़े तो इस नंबर पर फोन करके अपनी खैरियत के बारे में आगाह कर सकता है। अगले लम्हे मुझे याद आया कि नंबर तो मैंने पर्ची पर लिखकर जेब में डाला था। मैंने जल्दी से जेब में टटोलते हुए जब हाथ बाहर निकाला तो मेरे हाथ में एक की बजाय 2 पर्चियां आ गईं। एक को खोला तो इस पर मनमैयत कौर का चंडीगढ़ का और उसकी खाला का एड्रेस और नंबर लिखा था, जबकि दूसरी पर्ची पर जरनैल सिंह की कोठी का नंबर लिखा था। नंबर देखकर मैंने गहरी सांस खींचकर शुक्र अदा किया। मैंने पर्चियां फोल्ड करके जेब में डाला ही था, अचानक गोरी की आवाज सुनकर मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा, जो मुझसे थोड़ा आगे खड़े लड़कों को कह रही थी, तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है जो तुम कब से डेले फाड़ फाड़ कर मुझे देखे जा रहे हो। मैंने गोरी की जानिब देखकर लड़कों की तरफ देखा तो वही दोनों लड़के थे जो कब से मुझे घूर रहे थे, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि लड़के ऐसी जारहाना अंदाज में मुझे देख रहे थे बजाय गोरी को कुछ कहने के। नजरें झुकाकर चेहरा दूसरी तरफ करके खामोशी से खड़े गोरी की बातें सुने जा रहे थे। इस दौरान बेख्याली में मेरा हाथ आगे बढ़ा और मैंने गोरी का हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा, दफ करो गोरी, ऐसे बेशर्म लोगों से मुंह मत लगो, खामखा तमाशा बनेगा। गोरी गुस्से से बोली, मैं कब से बर्दाश्त कर रही हूं कि खुद ही ये हरामी बाज आ जाएं, मगर उनको शर्म हया ही नहीं है, ऐसे घोर रहे हैं जैसे जिंदगी में पहली बार छेवरी देखी हो। मैं चाहता तो गोरी की हिमायत में लड़कों को 2-4 सुना सकता था, मगर मैं इस पोजीशन में नहीं था कि किसी के साथ उलझूं, क्योंकि हाथापाई के दौरान अगर मामला पुलिस तक पहुंच जाता तो मेरे लिए मुसीबत बन जानी थी, क्योंकि सफर के दौरान अक्सर कई जगह पुलिस की चौकियां वगैरह होती है। इसलिए मैं लड़कों से उलझने की बजाय गोरी का हाथ पकड़कर दबाते हुए इसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। गोरी का हाथ मैंने जानबूझकर नहीं पकड़ा था, इससे तसलसल से गुफ्तगू करने की वजह से फितरती तौर पर दोस्ताना अंदाज में मेरा हाथ उसके हाथ की तरफ बढ़ गया था। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब गोरी खामोश हुई और उसका ध्यान भी तभी मेरे हाथ में पकड़े हुए अपने नर्म मुलायम हाथ पर गया। तभी इसने मेरे हाथ से हाथ छुड़वाने के लिए अपने हाथ को नॉर्मल अंदाज में सरकाती हुए मेरे हाथ से अपना हाथ निकालना चाहा। जैसे ही इसके हाथ की जुम्बिश को मैंने महसूस किया तो मैंने घबरा कर जल्दी से इसका हाथ ऐसे छोड़ा जैसे इसके हाथ में करंट आ गया हो। कमाल की बात यह हुई कि मेरी इस हरकत पर गोरी गुस्सा करने की बजाय शर्मा कर मुस्कुराते हुए गेओनगेट को दुरुस्त करके अपने चांद से चेहरे को गेओनगेट की आड़ में छुपाकर गठरी को देखने लग गई, जबकि इसके पीले रंग के बारीक दुपट्टे में से इसके शरबत्ती होंठों पर मुस्कुराहट नुमाया तौर पर मुझे देखने को मिल रही थी।
इसकी मानी खेज मुस्कुराहट और गालों की रंगत बदलते देखकर मुझे इतना तो पता चल गया था कि गोरी मेरी इस हरकत से नाराज नहीं। फिर भी मैंने जानबूझकर कहा, सॉरी यार, गलती से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, प्लीज नाराज ना हो। मेरी अभी बात पूरी नहीं हुई थी कि गोरी तड़प कर गेवनगेट को उठाकर पूरी आंखें खोलकर मेरी जानिब देखते हुए उन्हें गुलाबी होंठों पर हाथ रखकर बोली, हाय मैं मर गई सरदार जी, तुमने ये क्या बोल दिया। मैं घबरा कर बोला, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया। गोरी बोली, सरदार जी तुम्हें पता भी है कि यार किसको कहते हैं। मैं नॉर्मल अंदाज में बोला, हाँ ना पता है, इसमें ना पता होने वाली कौन सी बात है। गोरी एक बार फिर से हैरांगी में मुब्तला होते हुए खुद से बड़बड़ाई, हाय भगवान मुझे क्षमा करना, राम राम। अरे सरदार तो बड़ा खोचल निकला, मैं तो इसे सीधा सादा समझ रही थी। गोरी ने बात बुड़बुड़ाते हुए बहुत आहिस्ता से कही, फिर भी इसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच गई थी। मैं इसकी जानिब देखते हुए बोला, क्या हुआ गोरी, मैंने कुछ गलत बोल दिया है जो तुम मुझे खोचल कह रही हो। मेरी बात सुनकर गोरी ने दोपट्टे के प्लो से अपना अद्धा चेहरा ढांप कर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सियाह पलकों से चादर को हटाकर बोली, सरदार जी तुम तो बहुत गलत बात कर दी है। भला कोई अनजान छेवरी को भी यार कहता है? यार तो रंडुहे के होते हैं। गोरी की बात का मतलब मैं समझ गया था कि वो मेरी बात को क्या रंग दे बैठी है। मैं अपने माथे पर हाथ मारते हुए वाहिगुरु कहकर गहरी सांस लेते हुए बोला, कोई हाल नहीं तुम्हारा गोरी, तुम इतनी अच्छी और शरीफ लड़की हो, मैं भला तुम्हें ऐसी बात क्यों कहूंगा। तुम्हारे कबीले में यार को इतना गंदा नाम देते होंगे, मैंने तो सोचा भी नहीं था। यार दोस्त को कहते हैं और दोस्ती से मुकद्दस रिश्ता क्या हो सकता है, और तुम इस मुकद्दस रिश्ते को इतनी बड़ी गाली दे रही हो। गोरी गौर से मेरी बात सुनकर बोली, हाय मैं मर गई, तुमने मुझे दोस्त भी कह दिया। मैं इसकी तरफ देखकर ताज्जुब खेज मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या हुआ, तुम्हें दोस्त कहना भी बुरा लगा। गोरी बड़ी मासूमाना अंदाज में इस बात में सर हिलाने लगी। इसकी अदाएं, इसका मुस्कुराना, इसका गुस्सा करना, सब कुछ ही मुझे अच्छा लग रहा था। कुछ देर में वो मुझे हर लिहाज से अच्छी लगने लग गई थी। इसके इस बात में सर हिलाने पर मैं मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं अपने अल्फाज वापस लेकर माजरत चाहता हूँ। गोरी जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर दबाते हुए बोली, सरदार जी आहिस्ता बात करो, तुमको नहीं मालूम अगर हमारे कबीले के किसी फर्द ने ये बात सुन ली तो उन्होंने मुझे और चचा चची को बस्ती से निकाल देना है। मैंने अपनी आवाज पर गौर किया तो वाकई में थोड़ा ऊंची आवाज में बोल गया था। गोरी की बात सुनकर मैं हैरांगी से बोला, मगर ये कौन सी इतनी बड़ी बात है जो तुम्हारे कबीले के लोग इतनी छोटी सी बात पर तुम लोगों को बस्ती से निकाल देंगे। गोरी धीमे लहजे में बोली, सरदार जी भगवान के वास्ते अभी इस मौजू को बंद कर दो, देखो मेरे कबीले के लोग कैसे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। गाड़ी से उतर कर बताऊंगी कि हमारे यहाँ इस लफ्ज को कितनी बड़ी गाली समझा जाता है। मैंने गौर किया तो वाकई आगे बैठे बंजारे और कुछ मेरे साथ खड़े बंजारे घोर घोर कर हम दोनों को देख रहे थे। बस में रश बहुत ज्यादा था, इसलिए हमारा मामला दो चार लोगों के बीच था, वरना जैसे गोरी गुस्से से लड़कों से मुखातिब हुई थी, बस के सारे मुसाफिर हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाने थे। ढाकम पेल की वजह से हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई थी, हर कोई एक दूसरे से उलझ रहा था, इसलिए किसी की तवज्जो हमारी तरफ नहीं हुई थी। जिनकी तवज्जो हुई थी वो अब हमसे नजरें नहीं हटा रहे थे। सिचुएशन देखकर मुझे भी यही बेहतर लगा कि अब चंडीगढ़ उतर कर ही गोरी से बात करूंगा, इसलिए हम दोनों अनजान बनकर बैठ गए। जब तक गोरी के साथ महव गुफ्तगू था तब तक सफर का एहसास नहीं हुआ था, मगर जैसे ही गोरी से लाताल्लुकी हुई तो तवज्जो एक बार फिर से सूफी लोगों की तरफ चली गई। स्टॉप पर स्टॉप आते रहे, सवारियां उतरती चढ़ती रहीं। सफर के दौरान सूरज भी गुरूब हो चुका था, जिसकी वजह से बाहर कभी अंधेरा हो जाता, कभी रोशनी नजर आने लग जाती। मैं अपनी सोचों में गुम था कि अचानक मेरे दाएं कंधे पर जैसे कोई चीज आकर गिरी। मैंने चौंक कर ख्यालों से बाहर आते हुए बाईं जानिब देखा तो गोरी का सर मेरे कंधे पर लटका हुआ था। मैंने थोड़ा गौर किया तो वो गहरी नींद में थी। मैंने एक नजर गोरी पर डालकर कुछ दूर खड़े लड़कों को देखा तो वो वहां मौजूद नहीं थे। तो वो रास्ते में किसी स्टॉप पर उतर गए थे, फिर वो आगे जाकर सीट पर बैठ गए थे। बस में भीड़ वैसे ही थी, मगर अब बंजारे कम हो चुके थे और नए आने वाले लोग, उनमें सरदार, सिख और दीगर मज़ाहिब के लोग सवार थे, जो हम दोनों की सिचुएशन से अनजान बने अपने ध्यान खड़े अपनी अपनी मंजिल आने का इंतजार कर रहे थे। मैं सब मुसाफिरों का जायजा लेने के बाद गोरी की तरफ मुतवज्जे हो गया। गेवनगेट होने की वजह से मेरे कंधे पर सर टेकने के बावजूद उसका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था।
एक तो इसका लिबास का अंदाजा भी कुछ इस तरह का था कि इसके नहीं लगा सकता था, मगर उसका हुसैन चेहरा देखकर मुझे इतना यकीन था कि ये बंजारन छेवड़ी सरता पांव तक चलता फिरता एटम बम है, जो जिसके पहलू में फट गया वो इसके असरात से सारी जिंदगी नहीं निकल पाएगा। लड़कियां तो मैंने हजारों देखी और दर्जनों को मिल भी चुका था, मगर उन लड़कियों में कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिनको देखकर अब फिर उनको मिलने के बावजूद मैं भूल नहीं सका था। पहली नजर में दिमाग पर छा जाने वाले चेहरों में से एक चेहरा गोरी का भी था। इसकी पुतली तीखी नाक में चौड़ी टिक्की वाला कोका, थोड़ी पर 3 मसनूई तुल के निशान, माथे पर हिंदू मजहब का टेका। इसको देखकर मुझे यूं लग रहा था जैसे इंडियन फिल्म राजा हिंदुस्तानी की ये वो बंजान है जो परदेसी परदेसी जाना नहीं के गाने में डांस कर रही होती है। 7 रंगों से भरा लिबास, चेहरे की मासूमियत, वो गोरी रंगत में तीखे नैन, वो नक्श हो बहू वैसे ही थे। बस की खिड़की से आने वाली हुआ से इसके चेहरे पर लहराता गेओनगित मेरे दिल पर छुरियां चला रहा था, मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था। बस तो चल रही थी, मगर मेरा बस नहीं चल रहा था कि अभी इस लहराते हुए जालिम प्लो को पकड़कर ऊपर करके इसके पीछे छुपे हुए चांद से चेहरे को जी भर कर देखते हुए सफर को हुसैन बना दूं। कुछ देर गुजरी थी कि कंडक्टर की आवाज सुनकर मैं चौंक कर आवाज की तरफ मुतवज्जे हो गया, क्योंकि कंडक्टर चंडीगढ़ पहुंचने का ऐलान कर रहा था। चंडीगढ़ पहुंचने की खुशी में कंधे पर सर रखी बेखबर सोई हुई गोरी की तरफ देखकर मैं पहले तो अपना कंधा पीछे करने लगा ताकि कंधे से सर हटने से गोरी खुद ब खुद नींद से बेदार हो जाए, मगर कुछ सोचकर मैंने इसका नर्म मुलायम गोरा रंग का हाथ पकड़कर हल्का सा दबाया तो गोरी साई से हल्का सा। मैंने दोबारा हाथ दबाते हुए इसके कान के करीब होंठ करके इसे आवाज देते हुए कहा, गोरी उठो, चंडीगढ़ आ गया है। ये कहकर मैंने इसका हाथ छोड़ दिया। गोरी ने आंखें खोली और चंद लम्हे इसी पोजीशन में रहने के बाद जब इसे ये एहसास हुआ कि इसने अपना सर मेरे कंधे पर रखा हुआ है, तो गोरी जल्दी से मेरे कंधे से सर हटाकर सीधी होकर बैठते हुए अपने गेओनगेट को दुरुस्त करते हुए कुन अखियों से मेरी जानिब देखने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है नींद पूरी होने से पहले ही चंडीगढ़ आ गया है। गोरी ने दोपट्टा गठरी की गानट बांधते हुए बोली, मुआफ करना सरदार जी, नींद में मुझे पता ही नहीं चला कब तुम्हारे कंधे पर सर रख दिया। मैं मुस्कुराते हुए बोला, लो जी, इसमें मुआफी वाली क्या बात हुई, तुम्हारे सर का वजन कौन सा 10 मन था जो मैं थक जाना था। इतने में बस की ब्रेक लगी और कंडक्टर की आवाज गूंजी, चुल्लू भाई चुल्लू, चंडीगढ़ आ गया है। मेरे पास तो कुछ था नहीं जो मैंने समेटना था, अलबत्ता गोरी जल्दी जल्दी में अपने कपड़ों को और दोपट्टा को दुरुस्त करने में लग गई। इतनी देर में आगे वाली सवारियां एक एक करके उतरने लगे। जब आगे वाली आखिरी सवारियां रह गईं, तो मैं उठकर सीट से बाहर निकलकर गोरी की तरफ देखते हुए बोला, लाओ गठरी, मुझे पकड़ा दो, तुम आराम से उतर जाना। गोरी बोली, नहीं सरदार जी, तुम जाओ, मैं खुद ही उतर जाऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हारी घड़ी लेकर ना भाग जाऊं। ये मेरी बात सुनकर गोरी ने बोली, कैसी बात कर रहे हो सरदार जी, गठरी में कौन सा खजाना है, ये लो पकड़ लो और लेकर भाग जाओ। ये कहते हुए गोरी ने गठरी मेरी तरफ उछाल दी। मैं जल्दी से गठरी को पकड़ते हुए बोला, लो, फिर जब तुम नीचे उतरोगी तो सरदार गठरी लेकर गायब हो चुका होगा। इतने में कंडक्टर की आवाज मेरे कानों में पड़ी, सरदार जी आ जाओ, नीचे उतर कर बातें कर लेना, सारी सवारियां उतर गई हैं। मैंने चौंक कर देखा तो वाकई बस खाली हो चुकी थी। मैं इसे हाथ का इशारा करते हुए बोला, आ रहा हूं भाई, थोड़ा सब्र कर लो। गोरी ने खड़े होकर अपना घाघरा समेटते हुए जब मेरी जानिब रुख किया तो तब सामने से जो सीन मेरी आंखों ने देखा, अगर नीचे उतरने की जल्दी ना होती तो मैंने गोरी को बातों में लगाकर इसे इसी पोजीशन में खड़े रहने पर मजबूर कर देना था। सामने से इसके 34 साइज के तने पुतली कमर, घाघरे के ऊपर शर्ट चोली जिसका गला खुला हुआ इतना बड़ा था कि सतरंगी चोली पर जैसे मोतियों जैसे चमक रहे थी, वैसे ही इसका गोरा चिट्टा सफेद सीना चमक रहा था। अगर बात सीने तक होती तो तब भी मैं उसके शहर से निकलने में कामयाब हो जाता, मगर साथ में जो गुलाबी मानिंद पस्तानों के कुल्लिवेज की लकीर नजर आ रही थी, इस गुलाबी मानिंद लकीर ने तो मुझ पर काला जादू फूंक दिया था। इस हुसैन नजारे में मैं इस कदर गुम हो गया कि मुझे एहसास ही तब हुआ जब गोरी ने मुझे आवाज देते हुए कहा, सरदार जी। मैं चौंक कर उसकी जानिब देखते हुए अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से घबरा कर बोला, हाँ जी, चिल्लू 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 आ जाओ। गोरी बोली, सरदार जी, तुम आगे चलोगे तो मैं आगे आऊंगी। मैं बिकलाहट में कहकर गठरी पकड़े आगे बढ़ गया। इस वक्त बाहर खड़ा कंडक्टर कलतन दरवाजे से अजीब नजरों से कभी मुझे देखता तो कभी मेरे हाथ में पकड़ी गठरी को देखता, जैसे मैं कोई अजूबा हूं या मेरे हाथ में कोई नायाब चीज पकड़ी हुई है।
मैंने कंडक्टर की तरफ मखसूस अंदाज में नजर भर कर देखा तो जल्दी से नजर फेरते हुए दूसरी जानिब मुतवज्जे हो गया। मैं नीचे उतर कर खड़ा होकर दरवाजे की जानिब देखते हुए गोरी के उतरने का इंतजार करने लगा। चंद लम्हों बाद गोरी सामने आकर दरवाजे से उतरते दोनों हाथों से अपने घाघरे को संभालते हुए पहली सीढ़ी से पांव नीचे रखने लगी तो वो एकदम लड़खड़ाई, शायद इसके पांव में घाघरा फंस गया था। इसी बौखलाहट में वो संभलने की कोशिश करने के बावजूद मुंह के बिल गिरते हुए सीधी मेरे बाजू में आ गई। अगर मैं इसकी पोजीशन को देखकर बरवक्त गठरी को नीचे फेंक कर दोनों बाजू आगे न करता गोरी ने मुंह के बिल नीचे सड़क पर गिर जाना था। गोरी के मुंह से हल्की सी चीख निकली जिसको सुनकर करीब खड़े लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। अर्द गिर्द की सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए मैंने जल्दी से गोरी को खुद से अलहदा करते हुए इसे खड़ा कर दिया था। गोरी को मैंने दिल पर कैसे पत्थर रखकर अपने सीने से हटाया था ये मैं ही जानता हूं, जैसे वो सीधी मेरी जानिब आई थी। गोरी जल्दी से पीछे हिट कर खड़ी हो गई। इसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये सब हुआ क्या है। गोरी को जब मैंने अपने सीने से जुदा करके खड़ा किया तो इसी दौरान इसका दुपट्टा सर से सरकते हुए पीछे कंधों पर चला गया। क्या नजारा था! बगैर दुपट्टे के इसे देखकर मैं वहीं पत्थर का मुजस्समा बन जाता अगर मुझे वहां खड़े लोगों का एहसास नहीं होता। मैं जल्दी से इसके दुपट्टे को इसके सर पर करने के बाद गठरी उठाकर इसे गठरी थमाकर बोला, गोरी तुम ठीक हो? ये लो अपनी गठरी। ओ मैं गोरी की जानिब गठरी बढ़ाकर इसे पकड़ाने का कह रहा था जब गोरी गौर से मुझे देखे जा रही थी। इसकी नजरों में मोहब्बत थी, खुलूस था, जैसे वो मेरा शुक्रिया अदा करने के बहाने बहुत कुछ कहना चाह रही हो। मैंने इसे देखकर फिर से इसे आवाज देते हुए कहा, गोरी। गोरी चौंक कर ख्यालों की बस्ती से बाहर आकर गठरी पकड़ते हुए अपने चेहरे के आगे दुपट्टे का पलो करके उधर उधर खड़े लोगों की तरफ देखने लगी। इसी दौरान मेरी नजर दाएं तरफ खड़े लड़कों पर पड़ी, जिनको देखते ही मैं पहचान गया कि ये वही दोनों बंजारे हैं जो बस में मुझे और गोरी को घोर रहे थे और गोरी ने उनको खड़ी खड़ी भी सुनाई थी। अभी भी वो हम दोनों की तरफ देखकर आपस में केसर पैसर कर रहे थे। मैंने इन लड़कों पर नजर डालकर चारों तरफ का जायजा लिया तो बस लारी अड्डे के अंदर खड़ी थी। जिस जगह हम खड़े थे वहां चंद लोग ही थे, बाकी के सब जा चुके थे। गोरी चंद लम्हे वहां खड़े रहने के बाद बाईं जानिब चल पड़ी। मैं अभी तक वहीं खड़ा गोरी को जाते देख रहा था। इसने 2 फुट पीछे मोड़कर मेरी जानिब देखा मगर वो रुकी नहीं। इसके पलट कर देखने के पीछे कई सवाल थे। मैं भी इन सवालों के जवाब तलाश करने में मसरूफ था कि इतने में दोनों लड़के भी गोरी के पीछे पीछे जाते दिखाई दिए। लड़कों को गोरी के पीछे जाते देखकर मेरी छठी हंस ने मुझे शो कर दिया कि ये गोरी के साथ कुछ गलत करने के इरादे से इसके पीछे गए। बेशक गोरी मेरे दिल को भा गई थी मगर उसके पीछे में इतना भी पागल नहीं हुआ था कि इसके पीछे चल पड़ता इससे मजीद दोस्ती बनाने के चक्कर में इसके साथ रहता, क्योंकि मेरे पास कौन सा अपना ठिकाना था जहां इसे ले जाने की प्लानिंग करता। मैं तो खुद इस शहर में अनजान था, बल्कि मेरे पास ठिकाना तो दूर की बात, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। इसलिए गोरी के वहां से जाते ही मेरा ख्याल भी इससे हिट गया था, मगर लड़कों का इसके पीछे जाना मुझे तशवीश में मुब्तला कर गया। इसलिए मैं बगैर सोचे समझे उनके पीछे चल पड़ा। लारी अड्डे के अंदर होने की वजह से चारों अतराफ बसें ही नजर आ रही थी। मुझे तो बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मालूम पड़ रहा था। लड़कों ने गोरी का पीछा करते वक्त 2 दफा पीछे मोड़कर देखा। दोनों दफा ही उनकी नजरें मुझसे टकराईं, फिर भी वो गोरी के पीछे चलते जा रहे थे। शायद उनका इरादा गोरी के साथ साथ मुझे भी पीटने का बन गया था। इसी दौरान मैंने गौर किया कि वो लड़के गोरी से तेज चलते हुए इसके करीब होते जा रहे थे। लारी अड्डा काफी बड़ा मालूम हो रहा था, क्योंकि दूर दूर तक बसें ही खड़ी नजर आ रही थीं, जिनमें अक्सर खाली थी, जो शायद सुबह वहां से निकलनी थी। मजीद थोड़ा आगे जाकर गोरी बाईं जानिब खड़ी बस के आगे से मोड़कर मेरी नजरों से ओझल हो गई। अगले लम्हे लड़के भी इसी तरफ मुड़ गए। उनको नजरों से गायब होते देखकर मैं भी भाग पड़ा। जैसे ही मैं बस के पास पहुंचकर बाईं जानिब मुड़ा तो कुछ दूर अंधेरे में वो लड़के गोरी के आगे जाकर खड़े हो गए। गोरी के आगे आने की वजह से गोरी को भी रुकना पड़ा। गोरी के रुकते ही एक लड़के ने गोरी का हाथ पकड़कर इसे कुछ कहा। गोरी ने जवाब में इसके मुंह पर थप्पड़ मारना चाहा, मगर लड़के ने दूसरे हाथ से गोरी का हाथ पकड़कर थप्पड़ रोकते हुए इसे कुछ कहा। मेरा उनसे कुछ फासला भी था। दूसरा, गाड़ियों के हॉर्न के शोर शराबे की वजह से मुझे उनकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। लड़कों का रिएक्शन देखकर मैंने उनकी जानिब दौड़ लगा दी जहां गोरी और लड़के मौजूद थे। एक तो वहां काफी अंधेरा था, दूसरा इस तरफ आमद और रफ्त भी नहीं थी।
मुझे इस बात की भी हैरानी हुई थी कि गोरी ने बाहर जाने के लिए ये सुनसान रास्ता क्यों इख्तियार किया। वो लड़के मुझे अपनी तरफ देखने के बावजूद गोरी से उलझ रहे थे। मैं चंद लम्हों में उनके करीब पहुंचकर बोला, वो क्या मसला है, छोड़ लड़की को। मेरी बात सुनकर दूसरा लड़का मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, अलिफावो सरदार जी, तुम्हारा ही इंतजार था। बस में हमारी छेवरी के साथ बड़ा हंस हंस कर बातें कर रहे थे और ये भिड़वी भी तुम्हारे साथ बड़ा खिलखिला कर बातें कर रही थी। हमारा देखना भी इसे बुरा लग रहा था और तुम्हारे साथ मस्तियां कर रही थी। आज इसके साथ तेरी भी टांगें तोड़ेंगे ताकि आज के बाद किसी बंजान के साथ यूं सीट होने की कोशिश न करेगा। ये मैंने कहा, देखो भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था जैसा तुम समझ रहे हो। मेरी शराफत को वो मेरी कमजोरी समझकर मजीद आपे से बाहर होते हुए बोले, हम कोई बच्चे नहीं हैं जो तुम्हारी हरकतों का हमें पता नहीं चलता। हम शहर शहर गांव गांव फिरने वाले बंजारे हैं। बंदे की चाल को देखकर समझ जाते हैं कि किस तरह का बंदा है। अगर तेरा इस छेवरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो उसके पीछे क्या करने आया है। मैं इससे एक कदम पीछे हटते हुए बोला, देख भाई, मैं तो तुझे कह रहा हूं ना कि ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए लड़की को छोड़ दो और जिस काम से चंडीगढ़ आए हो अपने काम पर जाओ। मेरे पीछे हटने पर वो लड़का ये समझा कि मैं भागने के लिए पीछे हटा हूं। इसने फुर्ती से आगे होकर मेरा गिरबान पकड़कर कहा, आबेजा कहाँ रहा है। हम तो इसी काम के लिए चंडीगढ़ आए हैं, वरना हमने तो पीछे उतर जाना था। ये मैंने फिर से नॉर्मल अंदाज में कहा। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो, मेरा गिरबान छोड़ो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। वो लड़का मेरी बात काटते हुए बोला, तुम जैसा भिड़वा लड़ भी नहीं सकता। अब देख तेरे साथ साथ तेरी बहन का क्या हाल करते हैं। लड़के की बात सुनते ही मैंने दोनों हाथ उसके सीने पर इतनी जोर से मारे कि लड़का बौखला कर 3-4 कदम पीछे चला गया। इसी बौखलाहट में इसके हाथ से मेरा गिरबान भी छूट गया। इसी दौरान दूसरा लड़का चलाया। इससे पहले कि लड़का कुछ करता, मैं बिजली की तेजी से इसके सर पर पहुंच गया। जाते ही मैंने फुर्ती से बाजू लंबा करते हुए इसकी शरीयुग में अंगूठा देकर उसकी गर्दन को हाथ के पंजे के शिकंजे में लेकर पूरे जोर से इसकी नाक पर टुकर दे मारी। मुझे नहीं मालूम कि टुकर इस कदर जानदार साबित होगी। पहली टुकर में बेहोश हो गया। समझ लड़का जैसे इसके जिस्म से रूपरवास कर गई हो। इसके नाक से तेजी से खून बहने लग गया था। इसकी ना तो चीख निकली ना ही किसी किस्म की मुजाहमत कर पाया। वो मेरे हाथ पर वजन डालकर बेजान हो चुका था। सामने खड़े बंदे को चंद लम्हों में बेजान करने का ये तरीका भी जहांजेब खान ने कमांडो ट्रेनिंग में मुझे सिखाया था। लड़के को बेजान देखकर मैंने हाथ को झटके से दाएं जानिब खड़ी बस के टायर की तरफ फेंककर दूसरे लड़के की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो अपने साथी का हाल देखकर हथियार हाथ में पकड़े आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। मैंने जाते ही एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से इसका हथियार वाला हाथ इसकी कंठी पर जोरदार मक्का रसीद किया। इसके मुंह से बस यही निकला, हाय मर गया। साथ ही वो दाएं जानिब लड़खड़ा कर नीचे जा गिरा। गोरी फटी आंखों से जमीन पर बेजान पड़े दोनों लड़कों को देखे जा रही थी। मैं गोरी से कुछ कहने के बजाय इसका हाथ पकड़कर इसे खींचते हुए बोला, गोरी निकलो यहां से, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। गोरी मेरी आवाज के इशारे से खींचती मेरे साथ भागने लगी। भागते हुए मैंने इसके सीने से लगी इसकी दोपट्टागी को खींचकर अपने हाथ में कर लिया ताकि वो अपने घाघरे को उठाकर आसानी से भाग सके। मुझे बाहर के रास्ते का तो इल्म नहीं था, फिर भी मैं भागते हुए बसों के दरमियान से भूल भलाइयां वाला रास्ता इख्तियार करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि हम खासे वीराने की तरफ जा रहे हैं और वहां जो बसें खड़ी हैं उनके आसपास दूर दूर तक कोई आदमजात नाम की चीज नहीं नजर आ रही थी। आतो रात का वक्त ज्यादा हो गया था। अब फिर ये वीरान बसें वाली साइड थी। मैंने एक जगह रुककर गोरी से पूछा, यहां से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। गोरी गहरी सांसें लेते हुए दाएं जानिब इशारा करते हुए बोली, इस तरफ। मैं इसका हाथ पकड़कर नॉर्मल अंदाज में चलते हुए बोला, तुम्हें रास्ते का इल्म है ना। मेरा मतलब पक्का यही रास्ता बाहर की जानिब जाता है ना। गोरी इस बात में सर हिलाते हुए बोली, हाजी सरदार जी, मैं कैसे भूल सकती हूँ उन रास्तों को। मैं उसके चेहरे पर घबराहट देखकर बोला, गोरी परेशान क्यों हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। खुद को नॉर्मल करो, ऐसे तुम्हें घबराए हुए किसी ने देख लिया तो खामखा हम पर शक करेंगे। गोरी बोली, सरदार जी, तुमने लड़कों को जान से मार दिया है। वो हमारी बस्ती के लड़के थे। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, वो मेरे नहीं हैं, सिर्फ बेहोश हुए हैं, इसलिए उनकी तरफ से परेशान मत हो।